नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होती है और किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। आज हम जो एक हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनका डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, हम हमारी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो मेनली हम तीन फॉर्म में लेते हैं। एक तो पॉलीसैकेराइड, एक होते हैं डाइसैकेराइड और एक होते हैं मोनोसैकेराइड। देखिए, जनरली जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज, जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। तो जिन भी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें मोनोसैकेराइड की श्रेणी में रखा गया है। अब जब 2 मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड, और जब खूब सारे मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं तो बनता है पॉलीसैकेराइड। हमारी डाइट में जो हम मेनली पॉलीसैकेराइड खाते हैं वो है स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च जिन रूप में हम खाते हैं वो कौन कौन सी है? एक तो ग्लाइकोजन है, एक एमाइलोज है और एक है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तीनों नीचे के याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेनली स्टार्च याद रखें कि स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। ऐसे ही डाइसैकेराइड में जो हम खाते हैं, एक तो है सुक्रोज और एक है लैक्टोज, ठीक है। इनको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड में हम खाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनमें जो फ्रक्टोज है इसको अपन फ्रूट शर्करा भी कहते हैं। तो फलों में मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? फ्रक्टोज। लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर है ना, जनरली मिल्क में हमें ये मिलती है। और ग्लूकोज और सुक्रोज हम नॉर्मली जो चीनी खाते हैं वो इनका पार्ट होता है। तो ये हम हमारे भोजन में 3 फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। इनके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें है, एक तो एल्कोहल, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज जो हमने डाइटरी फाइबर में देखा था, ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। अब हम देखते हैं इसका डाइजेशन। तो डाइजेशन हालांकि हम थोड़ा थोड़ा जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ी तब भी देख चुके हैं, यहाँ एक टेबल में उसकी समरी दे दी गई है, इससे याद रखने में, समझने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले माउथ में सलाइवा जो होती है उसमें एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। अपन ने देखा था इसका एक और नाम क्या है? टाइलिन। ये किसका कर रहा है? पाचन पॉलीसैकेराइड का। ये हमें एग्जैक्ट याद नहीं रहे, ये भी एग्जैक्ट याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। तो माउथ में सलाइवा, उसमें सलाइवरी एमाइलेज। स्टोमक में गैस्ट्रिक एमाइलेज होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि जहां पे लास्ट में एमाइलेज लग जाए इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से संबंधित है। गैस्ट्रिक एमाइलेज बहुत वीक एमाइलेज है, तो जनरली इसका जो रोल है वो नेग्लिजिबल होता है। मेनली इसका पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनमें पैनक्रिएटिक जूस में एक तो पैनक्रिएटिक एमाइलेज होता है जो करता है, और इंटेस्टाइनल जूस जिसे हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, उसमें सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, डेक्ट्रिनेज और ट्रीहेलेज, ऐसे कई सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा डाइजेशन के बाद में, वो एक तो ग्लूकोज बनेगा, ये बनता है लगभग 80%, और इसके अलावा बनते हैं एक तो फ्रक्टोज और एक गैलेक्टोज। ये दोनों मिला के बनते हैं 20%। ये तीनों ही क्या है? मोनोसैकेराइड है। तो हम पॉलीसैकेराइड खाएं, डाइसैकेराइड खाएं, मोनोसैकेराइड खाएं, लास्ट में जो उनका एंड प्रोडक्ट बनता है वो यही तीनों बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्या बनता है? ग्लूकोज। अब इसका एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो ये हम देख चुके हैं कि ज्यादातर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहां पे विलाई, माइक्रोविलाई होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और सोडियम जो आयन होता है वो एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। यदि सोडियम की कमी हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। भाई, हम जो भी खाना वगैरह खा रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारे शरीर को एनर्जी मिले और शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ है वो बने। तो वो कैसे होता है? तो ये हम देखते हैं डायग्राम से।
ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ, यहां से पोर्टल वेन के थ्रू ग्लूकोज कहां चला जाता है, लीवर में। लीवर में जाके ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और ग्लाइकोजन में ये स्टोर रूप में भी रहता है। जब जरूरत पड़ती है तो वापस ये ग्लूकोज में चेंज हो सकता है, और या फिर ग्लाइकोजन से अमीनो एसिड और ट्राइग्लिसराइड यानी प्रोटीन और फैट के जो सबसे छोटे सबस्टांसेज हैं वो भी ग्लाइकोजन से बन जाते हैं। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, उससे अमीनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड, ये लीवर में काम होता है। इसके अलावा ग्लूकोज कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में भी पढ़ा जाता है, ब्लड से जब लीवर को जरूरत हो तो लीवर में जा सकता है, और ब्लड से ये मसल्स में जाता है। मसल्स में ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है और वापस ग्लूकोज के रूप में चेंज होता रहता है जब जरूरत पड़ती है। हमारी मसल्स को ग्लूकोज की जरूरत कब पड़ती है, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो ग्लूकोज पहले चेंज होता है पायरुविक एसिड में, उसके बाद में यदि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तब तो ये एसिटिल कोएंजाइम बना के क्रेब साइकिल में चला जाता है, जहां से एटीपी के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। और यदि ऑक्सीजन नहीं है, जैसे हमने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, तो जब तक हमारे मसल्स के पास ऑक्सीजन थी तब तक तो ये वाला एरोबिक साइकिल चलेगा, लेकिन जैसे ही मसल्स में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो एन एरोबिक साइकिल शुरू हो जाता है और हमारी मसल्स में बनता है लैक्टिक एसिड। इसी के कारण ज्यादा एक्सरसाइज करने पे हमारी मसल्स में दर्द होने लग जाता है। बाद में लैक्टिक एसिड वापस ब्लड में जाता है और यहां से फिर ये लीवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में चेंज हो जाता है। तो मेन काम हो गया इसका मसल्स में और लीवर में। इसके अलावा भी ग्लूकोज जो होता है दूसरे टिश्यू में जाके भी ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी हमें देता है। तो हमें यहाँ याद रखने की बात क्या है कि एक तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, मसल्स में ग्लूकोज एनर्जी देने का काम करता है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन या एक्टिविटी के रूप में, और क्रेब साइकिल में याद रखना है कि ग्लूकोज से क्रेब साइकिल के थ्रू एनर्जी बनती है। क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एंड प्रोडक्ट के रूप में CO2 और H2O बनता है। जो CO2 होता है वो हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और H2O जो होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड में मिल जाता है। तो ये हमारी बात हुई कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन, उसके डाइजेशन और उसके मेटाबॉलिज्म की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी डाइट में हम किस किस पदार्थों में लेते हैं, तो जैसे मीट हो गया, फिश, एग की प्रोटीन का नाम क्या होता है, एल्ब्यूमिन। एग की प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन। इसके अलावा हमारे मिल्क में प्रोटीन होती है। मिल्क की जो प्रोटीन है उसको हम कहते हैं केसीन, है ना। मिल्क की जो शुगर है वो तो है लैक्टोज, और मिल्क की जो प्रोटीन है वो क्या है, केसीन है। इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। इसके अलावा हम देखें तो गेहूं में प्रोटीन होता है, और गेहूं में जो प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है, ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन, अपन जो सीलिएक डिजीज पढ़ी थी अपन उसमें ये देखा था कि इसी प्रोटीन से एलर्जी होने लग जाती है। इसके अलावा सोयाबीन हो गए, ओट्स जो हम खाते हैं, दालें वगैरह हम जो खाते हैं, इनमें ये प्रोटीन रिच डाइट होती है। मीट में जो प्रोटीन है उसका नाम है कोलेजन। तो इनका थोड़ा हमें ध्यान रखना है, कोई यदि प्रश्न आ जाए तो एग की एल्ब्यूमिन, मिल्क की केसिन, मीट की कोलेजन और व्हीट की ग्लूटेनिन। अब प्रोटीन बनता किस किस से है, तो प्रोटीन के जो बेसिक सबस्टांसेज हैं वो होते हैं अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड होते हैं इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ के क्या बना देते हैं, प्रोटीन। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन किससे मिलके बने हैं, अमीनो एसिड से। अब हम बात करते हैं इसके डाइजेशन की। तो हम प्रोटीन का डाइजेशन देखें तो माउथ में सलाइवा में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, यहां केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रेटिक जूस में मेनली ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, और सक्कस एंटेरिकस में ये छोटे मोटे एंजाइम होते हैं जो काम के नहीं है। मेनली अपने कौन है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो लास्ट में एंड प्रोडक्ट इसका क्या बनता है, अमीनो एसिड। हमें एंड प्रोडक्ट सबके ध्यान रखने हैं। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या है, अमीनो एसिड। अब इसका एब्जॉर्प्शन वही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा सोडियम की हेल्प से। अब हम बात करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म की।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हुआ, पोर्टल वेन के थ्रू ये कहां चला गया, लीवर में। लीवर में जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये एक प्रोसेस हमें ध्यान रखना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसके थ्रू क्या बना देता है, ग्लूकोज। और साथ ही साथ ये प्लाज्मा प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स, कई प्रकार के एंजाइम, ब्लड, कई चीजें बनाने में हेल्प करता है। इन सब का निर्माण किससे होता है, हमारे अमीनो एसिड से। इसके अलावा ये ब्लड में जब जाता है तो पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन में देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जब अमीनो एसिड आता है तो ये चेंज हो जाता है अमोनिया में, और अमोनिया में चेंज होकर ये हमारे स्टूल के माध्यम से पास हो जाता है। इसके अलावा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू जो अमीनो एसिड होते हैं वो किडनी में जाते हैं यूरिया के रूप में। यूरिया एक्सक्रेट हो जाता है, अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है, ये अमोनिया से यूरिया बनने का काम भी लीवर में होता है। तो इस प्रकार से यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब बनाने का काम भी किससे होता है, अमीनो एसिड से, जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है और हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। टिश्यूज में इनका मेनली क्या काम है, ग्रोथ और रिपेयर का। और इसके अलावा एनर्जी, एंजाइम और हार्मोन्स, ये भी किससे बनते हैं, प्रोटीन से। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन से एनर्जी जो है वो हमें उस मात्रा में नहीं मिलती है, और मेनली प्रोटीन का काम एनर्जी का है भी नहीं। प्रोटीन का मेन काम क्या है, ग्रोथ और रिपेयर का। ये बात हुई प्रोटीन की। अब अगला आता है हमारे लिपिड। लिपिड माने फैट। तो हमारे भोजन में जो लिपिड होते हैं वो हम मेनली लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में। ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में ये किससे मिलके बने हैं, ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल के साथ में फैटी एसिड, इससे मिलके बनते हैं ट्राइग्लिसराइड। जनरली जो फैट होती है वो एनिमल ओरिजिन के फूड्स में पाई जाती है, लाइक मीट और अपने मिल्क हो गया, मिल्क से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, जनरली फैट एनिमल ओरिजिन के फूड में पाई जाती है। प्लांट ओरिजिन के फूड्स में बहुत कम मात्रा में फैट होती है। कुछ एक जैसे मूंगफली, सोयाबीन से जो तेल निकलता है उनमें थोड़ी बहुत फैट होती है, तो मेनली फैट किसमें होती है, एनिमल ओरिजिन के फूड्स में। दूसरी एक फैट का जो हम लिपिड का जो हम फॉर्म लेते हैं उसका नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में भी बनता है और हम कोलेस्ट्रॉल बाहर से भी लेते हैं। अब देखिए, जो हम जिस फैट को हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइटरी फैट। क्योंकि फैट कई तरह की होती है, जैसे हमारे साबुन, सर्फ जो भी होते हैं वो भी एक तरह से फैट ही है, तो वो हम खाते ही नहीं है। हमारे खाने वाली फैट कौन सी हो गई, डाइटरी फैट। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। देखिए, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जो फैट में कार्बन है उनके बीच में यदि सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हम उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। जिसमें अनसैचुरेटेड होती है वो फिर तीन प्रकार की होती है। एक तो मोनो अनसैचुरेटेड, एक होती है पॉली अनसैचुरेटेड, और एक होती है ट्रांस फैट। मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब है केवल एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, और जो हमारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ओमेगा 3, ओमेगा 6, तो ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब हमारे पार्ट हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट के। और ट्रांस फैट का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो आपस में चेंज होते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांस फैट। तो ये हमारे कितने प्रकार की फैट होती है, कौन कौन से हम भोजन में लेते हैं, उसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं डाइजेशन। इसका डाइजेशन कैसे होता है। हमारे लिए जो मेन पार्ट है वो इसका डाइजेशन वाला पार्ट ही है, ये तो हमें अच्छे से ध्यान रखना ही है। ये देखिए, माउथ में सलाइवा, जिस भी एंजाइम के अंत में लाइपेज आ जाए इसका मतलब वो लिपिड के डाइजेशन से रिलेटेड है। तो माउथ में लिंगुअल लाइपेज हो गया, स्टोमक में इसका पाचन नहीं के बराबर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में
पैनक्रिएटिक जूस में एक तो पैनक्रिएटिक लाइपेज हो गया जो मेन एंजाइम है, एक हो गया बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। ये जो होते हैं मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड के डाइजेशन का काम करते हैं। और फिर जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें भी इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और कभी कभी लास्ट में कोलेस्ट्रॉल भी बनता है फैट के डाइजेशन से। तो ये लिपिड का डाइजेशन हो गया और इसका हो गया एंड प्रोडक्ट। अब इसका एब्जॉर्प्शन हम देखते हैं। एब्जॉर्प्शन कहां होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। और ये हमें ध्यान रखना है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, एक तो वो लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू भी होता है, लेकिन मेनली लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू होता है। और एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि फैट एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल का होना बहुत जरूरी है। यदि बाइल नहीं होगा तो फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो लास्ट में ट्राइग्लिसराइड बना था। ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो एक तो लीवर में जाता है जहां इससे फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनते हैं, और क्रेब साइकिल के थ्रू हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिल जाती है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो फैट के रूप में भी हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा टिश्यूज में भी ये क्रेब साइकिल के थ्रू एनर्जी बनाएगा। जब इससे एनर्जी बनती है तो बीच में बनती है कीटोन बॉडीज। ये भी हमें ध्यान रखना है, कीटोन बॉडीज जो होती है वो किडनी के थ्रू हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है। तो मेनली इसमें क्या क्या बना? एक तो क्रेब साइकिल के थ्रू एनर्जी बनी, एक ये फैट के रूप में डिपोजिशन हुआ, और एक इसमें बनी कीटोन बॉडी जो हमारे किडनी से यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगी। अब फैट में एक हमें जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ लिपिड की। इनका बॉडी में हमारी स्टोरेज कहां होता है? तो इनका स्टोरेज एक तो होता है एडिपोज टिश्यू में। ज्यादा एडिपोज टिश्यू में यदि फैट का डिपोजिशन हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ओबेसिटी। और एक होता है लीवर में। लीवर में भी यदि फैट का स्टोरेज ज्यादा हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। जो यहां पे फैट जमा होती है वो न्यूट्रल फैट के रूप में या टिश्यू फैट के रूप में जमा होती है। ये मेनली ट्राइग्लिसराइड ही होते हैं। जब भी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो ये जो ट्राइग्लिसराइड या नेचुरल फैट है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगी, माने इसमें से पानी निकल जाता है, और इसमें से जब पानी निकल जाता है तो फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनते हैं जिसके माध्यम से ये टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टोरेज ऑफ लिपिड जो है वो एडिपोज टिश्यू में और लीवर में भी होता है। किस रूप में होता है? ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है, जिसको न्यूट्रल फैट या टिश्यू फैट भी कहते हैं। और जब शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है तब ये वापस फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में चेंज हो जाते हैं। ये हमें पता है कि फैट जो है उससे सबसे लास्ट में एनर्जी मिलती है। शुरुआत में एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उसके बाद में हमें फैट से मिलती है, और क्रेब साइकिल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी मिलती है हमें एटीपी के रूप में। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें हमें ये ध्यान रखनी है कि जो फैटी एसिड होते हैं, चूंकि फैट जो है वो पानी में घुल नहीं सकती है, इसलिए इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में का एक पार्ट है, प्लाज्मा में जो होता है, ये फ्री फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है और तब जाकर ये ब्लड में पहुंच पाते हैं। ठीक है, एक हमें ये चीज ध्यान रखनी है। एक इसमें एक चीज और होती है लिपोप्रोटीन। ठीक है, आपने ये सब नाम सुने होंगे, VLDL, IDL, LDL और HDL। ये सब लिपोप्रोटीन के प्रकार हैं। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी लो डेंसिटी लिपिड, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड। इनमें ये दो हमारे काम के हैं, LDL और HDL। LDL को हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL को हम क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल।
ठीक है, क्योंकि इसको देखो गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जितने भी टिश्यूज हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां से कोलेस्ट्रॉल को लेके कहा जाता है लीवर में। मतलब हमारे टिश्यूज में, ब्लड में, ऑर्गन्स में ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, HDL। और LDL मतलब क्या, बैड कोलेस्ट्रॉल। क्यों, क्योंकि ये इसका उल्टा काम करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर से वापस ब्लड और ऑर्गन्स में लेके आता है। तो यदि LDL की शरीर में मात्रा ज्यादा होगी तो इसका मतलब शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और HDL की मात्रा शरीर में ज्यादा होगी तो इसका मतलब शरीर में कोलेस्ट्रॉल घटेगा। ठीक है, ये एक बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा सा एक एडिपोज टिश्यू के बारे में देख लेते हैं कि एडिपोज टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये हमने देख ही लिया कि यहाँ पे न्यूट्रल फैट के रूप में या ट्राइग्लिसराइड के रूप में फैट हमारे जमा होती है। एडिपोज टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक तो व्हाइट और एक ब्राउन। जो व्हाइट एडिपोज टिश्यू होते हैं ये सबक्यूटेनियस फैट यानी हमारी स्किन के जस्ट नीचे जो फैट होती है उसके रूप में जमा होते हैं। हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में व्हाइट एडिपोज टिश्यू ही पाए जाते हैं। और जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं ये हमारे एडल्ट्स में लगभग 1% ही होते हैं, बच्चों में ये लगभग 5% होते हैं, क्योंकि इनका मेन काम है केवल हीट का प्रोडक्शन करना। तो चूंकि बच्चे जनरली हाइपोथर्मिक होते हैं, उनको हीट की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए उनमें ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज्यादा मात्रा में होता है। एडल्ट में ये केवल 1% होता है, और ये मेनली कहाँ होता है, हमारे नेक वाले रीजन में और इंट्रास्केपुलर रीजन में। मेनली यहां पर ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं। जब ज्यादा फैट का डिपोजिशन होने लगता है तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के कारण जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें काली गर्दन होना, ये वाली समस्याएं, जो कालापन जमा होने लग जाता है, ये किसके कारण होता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू के कारण। एक अब जो फैट का काम है, फैट के काम या एडिपोज टिश्यू का जो काम है वो एक तो क्या है, एनर्जी का स्टोरेज करना। फैट जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। जब इमरजेंसी आती है तो हमें एनर्जी जो है वो फैट के थ्रू मिलती है। इसमें एक बात जो हमें ध्यान रखने की है कि ये जो एनर्जी स्टोरेज का काम है ये रेगुलेट किसके द्वारा होता है, तो ये रेगुलेट होता है इंसुलिन के माध्यम से। ठीक है, यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो फैट का स्टोरेज भी बढ़ने लग जाएगा, और यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो फैट जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मोटे व्यक्तियों को चीनी खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यदि चीनी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, फैट का रिलीज होना शुरू हो जाएगा और शरीर में फैट की मात्रा कम हो जाएगी। दूसरे हमारे शरीर में फैट क्या काम आती है, हीट इंसुलेशन के लिए। क्योंकि फैट जो होती है वो हमारे हीट की कुचालक होती है। कुचालक मतलब हीट इसके आर पार होके नहीं जा सकती, इसीलिए मोटे लोगों को ठंड कम लगती है। और तीसरा फैट का काम क्या है, ये कुशन के रूप में काम करती है। जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनको बचाने का ये काम करती है। अब एक लास्ट इसमें चीज है लिपिड प्रोफाइल, जो हम देख लेते हैं। ये जितने भी तरह के हमने कोलेस्ट्रॉल वगैरह देखे, इनकी कितनी मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल। और ये मेनली काम किस लिए आता है, एक तो CAD का पता लगाने के लिए, और एक एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है उसका पता लगाने के लिए। कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है उनमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होने लग जाता है, उनके लिए जो होता है लिपिड प्रोफाइल हम कराते हैं। तो ये रेंज है जो हमें याद रखनी है। टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 200 mg/dl से कम होनी चाहिए। यदि ये 240 mg/dl से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हमारे लिए हाई रिस्क लेवल है। ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होनी चाहिए, 200 से ज्यादा हाई रिस्क लेवल। ऐसे ही HDL 60 mg/dl से ज्यादा होना चाहिए। यदि ये 40 mg/dl से कम है तो इसका मतलब ये हाई रिस्क लेवल है, क्योंकि ये कौन सा है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। LDL जो है
ये 60 से कम होना चाहिए, 100 से ज़्यादा हो जाए तो हाई रिस्क है। और टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का जो रेशियो है वो 2 से कम होना चाहिए। यदि ये 6 से ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे लिए हानिकारक है। तो अपने को एटलीस्ट एचडीएल, एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा तो ध्यान होनी ही चाहिए। तो इसके साथ हमारा डाइजेस्ट सिस्टम पूरा खत्म होता है। हमने इसमें पूरे ऑर्गन्स, उनकी स्ट्रक्चर, किस तरह से डाइजेशन होता है, उनके एक एक कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड, इन सब का मेटाबॉलिज्म देखा और इनसे रिलेटेड होने वाली बीमारियां भी देखी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हमारे अगले किसी ऑर्गन सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।